आज मैं एक स्पेनिश हॉरर थ्रिलर मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। को हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कोई अच्छी वाली हॉरर फिल्म सजेस्ट कीजिए जिसमें स्केयर जंप हो। ओके सो इस कहानी की शुरुआत होती है तब हम गौरिंग नाम के एक आदमी को एक अजीब से रूम में कैद पाते हैं। उसके साथ त्रिमाकासी नाम का एक और आदमी होता है। वो उसे बताता है कि ये एक तरह का जेल है और रूम के सेंटर में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आया करता था जिसपे काफी लजीज खाना होता है। अब ये प्लेटफॉर्म ऊपर से आता है और हर एक रूम में 1 से 2 मिनट के लिए रुकता था और इसी 1-2 मिनट में रूम के लोगों को जरूरत के जितना खाना खाना होता है ताकि नीचे के लोगों को भी खाना मिले। और कोई भी कैदी प्लेटफॉर्म से खाना निकाल के अपने पास नहीं रख सकता, इससे उन्हें सजा मिल सकती है। उनका रूम काफी ठंडा या काफी गर्म होता है जिससे उस कैदी की मौत हो सकती है। ये पूरे इस रूम का सेटअप था। ये मानो एक बिल्डिंग जैसा था जिसके सबसे ऊपर के लेवल पे यानी 0 लेवल पे काफी हाई क्लास सोसाइटी के कुक्स रहते थे जो इन सब के लिए खाना तैयार करते थे और नीचे भेजते थे। गौरिंग 48 लेवल पे था। त्रिमाकासी उसे ये भी बताता है कि वो 148 लेवल तक रह चुका है जहाँ पे प्लेटफॉर्म आते आते पूरा खाना खत्म हुआ रहता है और लोगों को नीचे के लेवल पे खाना नहीं मिलता और शायद उन्हें अपने पार्टनर को मार के ही अपनी भूख मिटानी पड़ती है। जब प्लेटफॉर्म पे खाना आता है तब काफी बुरे कंडीशन में था, इसीलिए सिर्फ वो एक एप्पल लेता है। महीने के आखिरी में इन कैदियों को बेहोश करके अलग अलग लेवल पे शफल किया जाता था उनके रूममेट के साथ। इस पूरे सिस्टम में जितने भी कैदी थे दरअसल वो अपने मर्जी से यहाँ पे आए हुए थे ताकि अपने बुरी आदतों से वो पीछा छुड़ा सके। जैसे कि गौरिंग को सिगरेट पीने की आदत होती है, उसे छोड़ने के लिए आया था 6 महीने के लिए। त्रिमाकासी काफी गुस्सैल आदमी था। एक दिन गुस्से में उसने अपना टीवी नीचे फेंका था जिसके कारण एक आदमी की मौत हुई थी। इसी गुस्से को कंट्रोल में पाने के लिए वो यहाँ पे आया था। उसके 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे और उसने और 6 महीने एक्सटेंड किया था। इस जेल से छूटने के बाद इन लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसके कारण सोसाइटी में इनकी काफी इज्जत होती थी। और यहाँ पे आने के वक्त आप कोई भी अपने एक फेवरेट चीज को साथ लेके आ सकते हो। त्रिमाकासी ने एक नाइफ तो गौरिंग ने एक किताब लाई थी। त्रिमाकासी स्वभाव में काफी बुरा इंसान था। वो गौरिंग को अपने ऊपर या नीचे वालों से बात करने नहीं देता था और कई बार प्लेटफॉर्म पे यूरिनेट भी करता था ताकि बाकी के लोगों को खाना ना मिले। अब इसी प्लेटफॉर्म पे एक दिन मिहारू नाम की एक लड़की आती है जो पूरे खून में लथपथ थी। त्रिमाकासी गौरिंग को बताता है कि मिहारू अपने बेटे की तलाश में हर महीने नीचे आया करती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। अब ऐसे ही 1 महीना इनका बीत जाता है। ये दोनों भी काफी अच्छे दोस्त बनते हैं और इन्हें वापस शफल किया जाता है। जब गौरिंग की आँख खुलती है तब वो खुद को बेड पे बंधा पाता है और वे लोग 171 लेवल पे होते हैं जहाँ पे खाना मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। गौरिंग को इस बेड पे त्रिमाकासी ने ही बांधा होता है। उसका कहना था कि भूख के कारण दोनों भी एक दूसरे को मार सकते हैं और प्रोटेक्शन के लिए उसने गौरिंग को बांधा है। अब देखते देखते 7 दिन उस रूम में बीत जाते हैं। इन दोनों को भी खाना नहीं मिलता। 8वें दिन त्रिमाकासी भूख के कारण तड़पने लगता है और वो अपने चाकू से गौरिंग का पैर काट के फ्लैश निकालने लगता है खाने के लिए। इससे गौरिंग काफी तड़पने लगता है लेकिन उसी वक्त में मिहारू प्लेटफॉर्म से नीचे आती है और वो त्रिमाकासी को मार के गौरिंग को बचाती है। लेकिन गुस्से में गौरिंग त्रिमाकासी को जान से मार देता है और फिर मिहारू त्रिमाकासी के फ्लैश के टुकड़े निकालती है और गौरिंग को खाने देती है। अब दोस्तों पूरा महीना गौरिंग उसी फ्लैश पे जिंदा रहता है लेकिन उसके कारण उसे त्रिमाकासी का हेलुसिनेशन होने लगता है। त्रिमाकासी उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल मेरे तरह बन गए हो और अपनी भूख मिटाने के लिए तुम दूसरों को भी मार सकते हो। इस पूरे घटना से एक बात तो सामने आती है कि मैनेजमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपको खाना नहीं मिल रहा है या फिर आप अपने रूममेट को ही मार डाल रहे हो और इस बात से गौरिंग को काफी गुस्सा आता है। अब देखते देखते पूरा महीना गौरिंग उसका ही फ्लैश खा के जिंदा बचता है। अब तीसरा महीना शुरू हो जाता है जब गौरिंग खुद को लेवल 33 पे पाता है। इस सेल में इमोग्री नाम की एक औरत थी और उसने अपने साथ खुद के डॉगी को लाया था लेकिन गौरिंग इस औरत को पहचान जाता है। ये औरत इसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का एक पार्ट थी। यहाँ पे जो भी लोग भर्ती होते थे उनका इंटरव्यू इमोग्री ही लेती थी और वो पिछले 25 साल से इस सिस्टम का पार्ट थी। गौरिंग उसे कहता है कि तुम्हारा ये सिस्टम पूरा फ्रॉड है। तुम लोग लोगों को सही से खाना नहीं देते, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं।
लेकिन इमोग्री का कहना था ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनते ही गोरेंग उसके साथ बहस करने लगता है। आगे वो बताती है कि इस पूरे सिस्टम में 200 लेवल है, लेकिन इस पिट में ऐसी हॉरिबल कंडीशन यानी खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, इसके बारे में वो नहीं जानती थी। वो यहाँ पे इसीलिए आई है क्योंकि उसे टर्मिनल कैंसर है, वो मरने वाली है और इस पिट में रहने का एक्सपीरियंस आखिरकार क्या है वही देखने के लिए वो यहाँ पे आई है। लेकिन गोरेंग से ये सारी हालत जानने के बाद वो खुश नहीं थी और वो लोगों के खाने की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि अगर लोग जरूरत के हिसाब से ही खाना खाने लगे तो सबको खाना मिलेगा और वो खुद भी वैसे ही पैटर्न अपनाती है। एक दिन वो खुद खाती थी तो दूसरे दिन अपने डॉगी को खिलाती थी। वो एक दिन नीचे के लेवल के लोगों को यही बात समझाती है कि सिर्फ एक प्लेट ही खाना लो खुद के लिए और तुम लोग भी ये मैसेज कैरी फॉरवर्ड करके नीचे के लोगों को दो। लेकिन नीचे के लोग उसके ऊपर काफी भड़क जाते हैं, उसे गालियां देने लगते हैं, कहते हैं कि हम 19th लेवल पे थे और वहाँ पे 1 महीने से भूखे थे, इसीलिए अब इस खाने पे हमारा हक है, जितना चाहे उतना खाना हम खाएंगे। और एक दिन प्लेटफॉर्म पे गार्लिक स्नेल ये खाना आता है जिसको किसी ने भी टच नहीं किया था क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन गोरेंग का ये फेवरेट खाना था जो उसने फॉर्म भरते समय लिखा हुआ था। यानी कि दोस्तों इस टेबल पे हर एक इंसान का फेवरेट खाना उनके जरूरत के हिसाब से रखा हुआ होता है। लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज करते हुए शायद हम अगले महीने भूखे रहेंगे इसके लिए ज्यादा खाना खाते थे। हर रोज इमोग्री नीचे के लोगों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानते। तो गुस्से में एक दिन गोरेंग भड़क जाता है और नीचे के लोगों को धमकी देता है कि तुमने सिर्फ 2 प्लेट खाना नहीं लिया तो मैं पूरे खाने पे यूरिनेट कर दूंगा। तो डरते हुए वो लोग मान जाते हैं। अब इमोग्री कहती है मुझे बस अपर मैनेजमेंट वालों को समझाना है कि खाना थोड़ा और भेजा करो। लेकिन इस बात पे गोरेंग भड़क जाता है कि तुम इनको कैसे समझाओगी क्योंकि उन तक अपना मैसेज नहीं जाता। अब इसी दरमियान एक दिन मिहारू आ जाती है इनके फ्लोर पर, काफी खराब हालत में थी। गोरेंग उसे अपने बेड पे लाके रखता है और उसका इलाज करता है। गोरेंग इमोग्री को बताता है कि मिहारू अपने बेटे की तलाश में यहाँ पे आई है और हर महीने नीचे चली जाती है। लेकिन इमोग्री काफी हैरान होती है और कहती है कि हम यहाँ पे बच्चों को अलाउड नहीं करते, कोई भी 16 साल की उम्र के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। वो बताती है कि मिहारू 10 महीने से यहाँ पे है। वो जब यहाँ पे आई थी तब वो एक एक्ट्रेस थी, उसे कोई भी बच्चा नहीं था। वो आगे कहती है कि शायद मिहारू के स्टार्टिंग के महीने बहुत ही कठिन गए हैं जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है और वो अपने इमेजिनरी बच्चे को ढूंढ रही है। अब अगले दिन ये लोग जब उठते हैं तब मिहारू वहाँ पे नहीं थी और उसने इमोग्री के डॉग को मार डाला था, जिसके कारण इमोग्री पूरी तरीके से टूट जाती है। उसके दिमाग पे डॉग के जाने का काफी गहरा असर हुआ था, इसीलिए वो रोने लगती है, उसका पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और अगले महीने गोरेंग खुद को 202 इस लेवल पे पाता है। लेकिन नींद से उठने के बाद वो हैरान हो जाता है क्योंकि इमोग्री ने खुद को फांसी लगा ली थी। इससे गोरेंग और भी ट्रॉमेटाइज हो जाता है। इमोग्री की अपनी जान लेने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला उसका डॉगी मर गया था इसीलिए वो डिप्रेस थी। उसे पता था कि इस पूरे पिट की कंडीशन खराब है और लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो लोग पागल हो रहे हैं। और जब वो खुद को 202 इस लेवल पे पाती है तब हैरान होती है क्योंकि उसे यही बताया गया था कि सिर्फ 200 लेवल है यहाँ पे, यानी मैनेजमेंट ने उससे भी झूठ कहा था। और अब यहाँ इस लेवल तक खाना किसी भी हालत में नहीं पहुँचेगा, इसीलिए वो अपनी जान देती है ताकि गोरेंग सर्वाइव कर सके उस रूम में। अब गोरेंग उसका फ्लैश खा के ही पूरा महीना निकाल लेता है। अब 1 महीने के बाद वो खुद को लेवल 6 पे पाता है जहाँ पे उसके रूममेट का नाम था भरत। भरत इस पूरे सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव बंदा था जिसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना था। उसने अपने साथ रस्सी लाई थी। जब वो यहाँ से भागने की कोशिश में ऊपर वालों को मिन्नतें करने लगता है तब वो जानबूझ के उसके ऊपर यूरिनेट कर देते हैं जिसमें उसकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन गोरेंग उसे बचा लेता है और उसकी रस्सी भी नीचे पिट में गिर जाती है। भरत गोरेंग को कहता है कि यहाँ पे पूरे 250 लेवल है। अब यहाँ पे गोरेंग भरत को कन्विंस करता है कि क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म से नीचे जाए और हर एक को जरूरत के हिसाब से ही खाना दें, इससे सारे लोगों को खाना मिल सकता है और जब आखिरी में प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर जाएगा तब हम भी उसके साथ ऊपर जाएंगे और वहां से निकल पाएंगे। भरत इस बात से राजी होता है। अब दोनों भी अपने अपने रॉड लेके प्लेटफॉर्म से नीचे जाते हैं जहाँ ये लोग 50 लेवल तक किसी को भी खाना नहीं देते क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही खाना खाया था और एक दिन वो भूखे रह सकते हैं। और तभी उन्हें एक लेवल पे एक काफी वाइज
एक समझदार आदमी मिलता है। वो उन्हें बताता है तुम लोगों को सबको प्यार से समझाना चाहिए, अगर कोई नहीं मानता तो उन्हें मारो, कोई बात नहीं, और तुम लोग एक डिश साइड में निकाल के रखो, उसे छूना भी मत। जब वो डिश वापस लेवल 0 पे जाएगी तब अथॉरिटी को समझ में आएगा कि सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है और यहाँ की चीजें बदलने की जरूरत है। ये दोनों भी इस बात से अग्री करते हैं और भरत पैनाकोटा का एक डिश अपने साथ रख लेता है। ये लोग कैसे तैसे मारते हुए नीचे जाते हैं और एक लेवल पे वो लोग देखते हैं कि कोई इंसान मिहारू को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं लेकिन मिहारू बच नहीं पाती। अब ये लोग बचते हुए लेवल 250 तक जा पहुंचते हैं। अब यहाँ आने के बावजूद प्लेटफॉर्म रुक ही नहीं रहा था, लेकिन इसके नीचे के लेवल पे कोई भी इंसान नहीं था, सारे लोग मारे गए थे। अब सबसे आखिरी में आता है प्लेटफॉर्म 333। अब इन्हें लगता है कि ये आखिरी प्लेटफॉर्म है, इसीलिए वो नीचे उतर जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म फिर भी नीचे जाने लगता है और अब ये लोग यहाँ पे फंस गए थे। तभी इन्हें बेड के नीचे छुपी हुई एक छोटी लड़की मिलती है जो कि शायद मिहारू की बेटी थी। ये बच्ची काफी साफ और अच्छे हालात में थी, इसलिए गोरेंग पैनाकोटा उस बच्ची को खिलाने के लिए कहता है एज अ सेल्फलेस एक्ट। अब प्लेटफॉर्म यहाँ से नीचे चला गया था और खाना भी रूम में था। इसके बावजूद इस रूम का टेम्परेचर बढ़ता या कम नहीं होता, यानी कि इस रूम में कोई भी नियम लागू नहीं होते। लेकिन अचानक से दोनों भी बेहोश हो जाते हैं और इसी बेहोशी की हालत में गोरेंग को एक सपना आता है जिसमें भरत उसे कहता है कि वो मैसेज वो पैनाकोटा नहीं बल्कि ये लड़की है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि भरत ब्लड लूज करने के कारण मारा गया है। जब ये प्लेटफॉर्म वापस इनके रूम में आता है तब वो उस बच्ची को लेके प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है और ये दोनों और भी नीचे चले जाते हैं और आखिरी में एक ब्लैंक रूम आता है जहाँ पे उसे त्रिमागासी दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि ये लड़की उनका मैसेज है और ये मैसेज अकेले ही अपर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचना चाहिए। मैसेज के साथ किसी भी प्रतिबंध यानी बैरियर को जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ आओ और लड़की को अकेले ही ऊपर जाने दो। गोरेंग भी नीचे उतर जाता है। जब दोनों थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली गई थी और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। मूवी का कंसेप्ट, उसकी एंडिंग इतनी कंफ्यूजिंग है। सो पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली मूवी के अंत में हुआ क्या और उसके बाद देखेंगे कि ये मूवी क्या मैसेज देना चाहती है। गोरेंग यहाँ पे अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए आया था, लेकिन जब इस जेल में आता है तब वो और भी परेशान हो जाता है यहाँ के मैनेजमेंट को लेके। उसे इस पूरे व्यवस्था को चेंज करना था, इसीलिए इमोग्री के साथ इस सिस्टम को ठीक करने के लिए वो लोगों को मैसेज देने लगता है और वही उसका एम बनता है। इसीलिए वो भरत को कन्विंस करता है कि सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें नीचे जाना चाहिए। वहाँ से उस वाइज मैन की बात सुनते ही ये लोग पैनाकोटा को साइड में रखते हैं एज अ मैसेज मैनेजमेंट के लिए कि ये सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। लेकिन आगे मिहारू को बचाते बचाते इन दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। दोनों भी मरने के कगार में थे और दोस्तों असल में दोनों की भी मौत उधर ही हो जाती है और वो पैनाकोटा उसी प्लेटफॉर्म पे रह जाता है। इसके बाद मूवी में जो भी कुछ दिखाया गया है यानी कि लेवल 333, वो छोटी बच्ची या फिर आखिरी में त्रिमाकासी, ये सब कुछ गोरेंग का एक इमेजिनेशन था जब वो अपनी आखिरी सांसें भर रहा था तब का, क्योंकि उसके दिमाग के लिए सिस्टम को ठीक करना ही एम था। इसीलिए उसका दिमाग उसे एक होप देता है कि तुमने उस लड़की को ऊपर भेज दिया है जिसके जरिए मैनेजमेंट को पता चल गया है और वो शायद सिस्टम ठीक करेंगे। लेकिन असल दुनिया में वो सिर्फ पैनाकोटा ही ऊपर चला जाता है। वो बच्ची लेवल 333 पे नहीं हो सकती क्योंकि वो काफी साफ और अच्छे कंडीशन में थी। अगर वो बच्ची मिहारू की है और वो हर एक महीने नीचे आके अपने बच्ची को खाने का सप्लाई देती भी है तो भी वो खाने का सप्लाई 1 महीने के लिए पूरा नहीं हो सकता। और अगर वो बच्ची रियल भी होती और उस प्लेटफॉर्म पे बैठी भी है तो दोस्तों रियलिटी में जब ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाता है तब वो रॉकेट के गति से जाता है जिसमें वो बच्ची जिंदा बचने की उम्मीद भी नहीं होती। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मूवी में एक शॉट भी दिया है। बीच में ही लेवल 0 के हेड शेफ को हम देखते हैं जो अपने बाकी के शेफ को डांट रहे थे क्योंकि उन्हें पैनाकोटा में एक बाल मिला था। ये शॉट यही दर्शाता है कि पैनाकोटा ऊपर के लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन सब लोग यही सोचने लगते हैं कि शायद इसमें बाल था इसीलिए बाकी के किसी भी लोगों ने खाया नहीं है इसको। ये पॉइंट सिंपल वे में यही दर्शाता है कि अमीर और गरीबी के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर लोगों को खाने में कोई भी चीज मिलती
है तब वो खाना खाते नहीं है, यानी अपने लग्जरी के लिए वो खाना खाना पसंद करते हैं। तो गरीब लोग खाना खराब भी क्यों ना हो वो उसे खाते हैं, क्योंकि वो अपनी जरूरत के लिए खाते हैं। अगर हम इस पीठ में दिए गए लेवल्स की बात करें तो ये हमारी सोसाइटी दर्शाती है कि कैसे अपर मैनेजमेंट के लोगों के पास काफी रिसोर्सेस होते हैं और वो अपने ही रिसोर्स या पावर का इस्तेमाल करके नीचे के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे इस लैडर में इंसान नीचे चला जाता है वो अपनी इंसानियत भूलने लगता है, यानी नीचे के लेवल में लोग इंसान को भी खाने से कतराते नहीं हैं। और ऐसा ही कुछ हमें पैरासाइट इस मूवी में भी दिखाया गया था, जहाँ पे किम की फैमिली को पता चलता है कि घर के मेड ने अपने हस्बैंड को बंकर में ही रखा है क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, उनके पीछे लोग पड़े हैं, तो उन पे दया आकर उनकी मदद करने के बजाय वो उनको घर से निकाल देते हैं। और यही हमारी आज की सोसाइटी है जो पूरे लेवल से बनी हुई है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जैसे 6 महीने के बाद इन्हें एक डिप्लोमा दिया जाता था जिससे पूरे समाज में इनकी अच्छी इज्जत होती है, वैसे ही दोस्तों आजकल स्कूल कॉलेजेस में हमें ये डिप्लोमा मिलता है, लेकिन जब रियल लाइफ में जाते हैं तब इंसानियत या फिर सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है ये डिप्लोमा हमें नहीं सिखाता, यानी एक्चुअल में ये डिप्लोमा किसी काम का नहीं होता। ये मूवी मुझे दरअसल क्यूब एंड द पैरासाइट इस मूवी की याद दिलाती है। सो दोस्तों ये था मेरा इंटरप्रिटेशन द प्लेटफॉर्म इस मूवी का। तो अगर आपकी कोई अलग थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।